तो आज हम जो हमारा शेयर कैपिटल चैप्टर है, इसका जो टॉपिक करने वाले, टॉपिक नहीं, वी कैन से दिस इज अ प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है वाइल डूइंग क्वेश्चंस ऑन शेयर कैपिटल। तो यहां पर हमने इस टॉपिक का नाम रख दिया है, इस प्रॉब्लम का नाम रखा है ओवर सब्सक्रिप्शन एंड डिफॉल्ट्स इन पेमेंट बाय शेयर होल्डर्स। जब शेयर्स ओवर सब्सक्राइब्ड हो, मतलब लोगों ने ज्यादा पैसा हमें दे दिया है और इन दैट केस बाद में लोग पैसा नहीं दे पा रहे, तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन हमारी कैसे होगी। तो सारा खेल जो है यहाँ कैलकुलेशन का है। अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो ये आपके लिए बहुत इजी है, और अगर नहीं है तो भी हम इजी इसको बना देंगे। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि सबसे पहली चीजें आपका काम क्या होता है इसके अंदर, आपके वर्किंग नोट स्ट्रांग करना, वर्किंग्स। अगर आपकी वर्किंग स्ट्रांग है तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो यहां पर मैं पहले भी, हालांकि मैंने वर्किंग कराई हुई है, तो वर्किंग नोट नंबर जो समझा रहा हूं, सबसे पहले वर्किंग नोट का जो नाम होगा दैट इज कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन कॉल्स। कभी भी आपने ये देखना है कि किसी कॉल पे कितना पैसा आया है, तो वो आप कैसे निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले जब भी आप देखना चाहते हैं कि टोटल हमें कितना पैसा रिसीव हो रहा है किसी भी कॉल के लिए, चाहे वो अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो या सेकंड कॉल हो, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, टोटल अलॉटमेंट या टोटल ड्यूज निकाल लेने हैं। ठीक है, ये हमारे टोटल ड्यूज आ गए। मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, लाइक 10,000 शेयर्स हैं जिन पे मैं कॉल मंगा रहा हूँ 4 रुपए की। ठीक है, तो 40,000 रुपये मैंने लोगों से लेने, ये तय है कि 40,000 मेरे पास आने चाहिए। इसमें से मैं लेस कर देता हूँ वो पैसा जो एडवांस आ चुका है, कॉल मनी रिसीव्ड इन एडवांस, फॉर दिस कॉल। वो पैसा जो एडवांस आया हुआ है इस कॉल के लिए, मतलब इस इंस्टॉलमेंट के लिए आया हुआ है, वो हमने लेस कर दिया। लेट से हमारे 2,000 रुपये पहले ही आ चुके हैं, तो इसके बाद जो बैलेंस बच जाता है दैट इज कॉल्ड बैलेंस ड्यूज। ये बैलेंस ड्यूज किसके लिए, फॉर कॉल। ठीक है, लाइक फर्स्ट कॉल की बात कर रहा हूँ ये, अगर हम इसको वर्किंग नोट फर्स्ट कॉल के लिए बना रहे हैं तो ये सारी चीजें फर्स्ट कॉल के बारे में हो रही है, फॉर फर्स्ट कॉल। ठीक है, बैलेंस ड्यूज फॉर फर्स्ट कॉल। ओके, अब क्या होता है, ये पैसा लोगों ने हमें पे करना है। इसके बाद जो डिफॉल्टर्स हैं, कुछ लोग पैसा पे करते नहीं है, है ना, तो डिफॉल्टर्स को मैं यहां लिख देता हूं, डिफॉल्टर्स, डिफॉल्टर्स लेस हो जाएंगे। ठीक है, डिफॉल्टर्स का मतलब क्या है, अमाउंट नॉट पेड बाय शेयर होल्डर्स। इन लोगों ने अपने ड्यूज में से पैसा ही नहीं दिया। ठीक है, ये हमने लेस कर दिया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है, इस पे स्टार लगा रहे हैं हम, कि डिफॉल्टर ने कितना पैसा नहीं दिया। ये हम कैसे निकालते हैं, ये हम निकालते हैं टोटल ड्यूज ऑफ डिफॉल्टर, उसने कितना पैसा हमें देना था, लेस अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड, जो पैसा वो पहले ही दे चुका है। फॉर एग्जाम्पल, किसी डिफॉल्टर के पास 1,000 शेयर थे जिसके हिसाब से उसको 4 रुपए देने चाहिए थे, तो 4,000 देने चाहिए थे, लेकिन वो 1,000 पहले ही दे चुका है, जो यहां पर ऑलरेडी हमने माइनस भी करा हुआ है। तो अब वो अपने बैलेंस ड्यूज कितने का देगा, 3,000, तो वो 3,000 नहीं दे पाया। ठीक है, यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने सीखना है। ठीक है, इसके बाद जो अमाउंट आएगा दैट वी कॉल अमाउंट रिसीव्ड, रिसीव फॉर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के लिए इतना पैसा आया। ठीक है, इसके बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं कॉल्स, कॉल मनी या मनी रिसीव फॉर नेक्स्ट कॉल्स, मनी रिसीव्ड इन एडवांस फॉर फ्यूचर कॉल्स। फ्यूचर कॉल्स के लिए हमें किसी ने और एडवांस दे दिया, तो वो हमने ऐड कर दिया। ठीक है, लेकिन वो इस कॉल के लिए तो है नहीं। एंड इसमें एक और अमाउंट ऐड होता है, अमाउंट पेड बाय डिफॉल्टर्स। अगर किसी डिफॉल्टर ने अमाउंट पे करा
फॉर प्रीवियस कॉल, फॉर प्रीवियस कॉल। कोई अपना पुराना पैसा यहां पर पे कर रहा है, तो वो भी हम यहां ऐड कर देते हैं। तो ये आ जाता है टोटल ड्यूज, सॉरी टोटल अमाउंट रिसीव। मैं अभी ये दोबारा से रिपीट करने वाला हूं। देखिए मेरी फर्स्ट कॉल जो ड्यू थी वो 40,000 थी, जिसमें से 2,000 पहले हमारे पास आए हुए हैं, तो अब हम मांगेंगे लेंगे कितना, 38,000 हमें रिसीव होना चाहिए। 3,000 डिफॉल्टर निकल आए तो 35,000 तो आए। अब ये 35,000 हमारे पास फर्स्ट कॉल के लिए आ गए। ठीक है, अब ये तो फर्स्ट कॉल के लिए पैसा है, कुछ लोगों ने हमें नेक्स्ट कॉल का भी पैसा दे दिया, लाइक 10,000 रुपए नेक्स्ट कॉल के आ गए। तो टोटल पैसा हमारे पास कितना आ गया, 45। फिर कुछ पुराना पैसा जो रिकवर पहले नहीं हुआ था अब हो गया 5,000, वो भी आ गया। तो हमारे पास टोटल पैसा 50,000 आ गया, लेकिन रेलिवेंट कॉल के लिए सिर्फ 35,000 आया। क्लियर है? तो ये अगर आपको वर्किंग नोट समझ आता है तो हम आगे चल सकते हैं, और मान के चलना है कि यही हमारा बेस है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही इसी वर्किंग नोट में आने वाली है और कहीं नहीं आएंगी। नोट कर लो इसको। सो दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंसेप्ट को समझने के लिए। XYZ Limited is registered with a capital of 50 lakh. It issued 20,000 shares of rupees 100 each. Application 30, then 20, then 50, then 20. So 30, 50 और 20. Application received for 25,000 shares and allotment made on pro rata basis. ठीक है, 20,000 शेयर हमने इशू करे, एप्लीकेशन 25,000 आई है। तो ये आपके दिमाग में आपने समराइज करनी है ये सारी चीजें। इसके बाद an applicant for 5,000 shares, mark the word applicant, और एप्लीकेंट का नाम है यहाँ रॉकी लिखा है मैंने। ठीक है, रॉकी, रॉकी के पास 5,000 शेयर उसने अप्लाई करे थे। ही वॉज एन एप्लीकेंट, कुड नॉट पे हिज अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल मनी। वो अपनी फाइनल कॉल मनी अलॉटमेंट नहीं पे कर पाया। अ शेयर होल्डर रिकी, एक शेयर होल्डर था रिकी, जिसके पास 1,000 शेयर होल्डिंग, ही वॉज होल्डिंग 1,000 शेयर, ही हैज नॉट अप्लाइड 1,000 शेयर, ही होल्ड 1,000 शेयर। इसके पास 1,000 शेयर थे, कुड नॉट पे हिज फाइनल कॉल ड्यूज। अप्लाइड और होल्ड पे फर्क होता है। आपने मांगा वो अप्लाइड होता है, आपको मिले वो होल्ड होता है। ठीक है, आपने 5,000 शेयर मांगे, तो यहाँ पे इसने 5,000 शेयर मांगे थे, इसको मिले नहीं होंगे, लेकिन इसको 1,000 शेयर मिले हुए हैं। ठीक है, तो इसने अपने फाइनल कॉल ड्यूज पे नहीं करे, पास जर्नल एंट्रीज एंड शो बैलेंस शीट। इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर मेरा तरीका ये है कि पहले आप सबसे पहले अपनी वर्किंग कंप्लीट कर लो। ठीक है, एंड तक जाने के लिए तो मैं आज आपको यही सिखाने वाला हूं, कैसे हम अपनी वर्किंग्स कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद ये क्वेश्चन आपके लिए मक्खन हो जाएगा। ठीक है, खाने वाला नहीं, इजी वाला मक्खन। अब ये देखो, सबसे पहले यहां पर एक्सेस मनी का वर्किंग नोट बनेगा इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ध्यान रखें। अब एक्सेस मनी कैसे, सब समरी बना लेंगे। 30, 50, 20 है। ओके, अब देखिए एक्सेस मनी कैसे निकालते हैं। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है, एप्लीकेशन आई है 25,000 और अलॉटमेंट कितनी हुई है, अलॉटमेंट हुई है केवल 20,000। तो एक्सेस एप्लीकेशन जो है, एक्सेस एप्लीकेशन है वो है 5,000, और अगर मैं इससे एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकालूं तो वो है इंटू 30। 1.5 लाख रुपए हमारे पास फालतू आया हुआ है। क्वेश्चन इज साइलेंट, इसका क्या करना है, तो हम आगे एडजस्ट भी कर सकते हैं, इसको वापस भी कर सकते हैं। अब देखिए करना क्या है, इसे हम आगे एडजस्ट करेंगे। जब एडजस्ट करेंगे तो हम इसके अलॉटमेंट ड्यूज देखेंगे पहले कितने हैं। भाई अगर आपने कोई पैसा लेना ही नहीं है तो आप क्यों ये पैसा अपने पास रखोगे, आपको वापस करना पड़ेगा। तो पहले आप देख लो कि आपने लेना कितना है। अब देखिए, अगर 20,000 शेयर्स की हम अलॉटमेंट ड्यूज निकालते हैं तो ये निकलते हैं इंटू 50, दैट इज 10 लाख, 10 लाख रुपए। अलॉटमेंट के ड्यूज कितने निकलते हैं, 10 लाख। आपके पास एक्स्ट्रा कितना है, वो 1.5 लाख, तो ये 1.5 लाख इसमें एडजस्ट करा जा सकता है, और आपके पास बैलेंस ड्यूज जो होंगे वो 8.5 लाख रुपए ये बैलेंस रह जाएगा। तो आपकी एडजस्टमेंट कितनी हुई, जो एक्सेस पैसा आया वो कहां एडजस्ट हुआ, वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा। सबसे पहला वर्किंग नोट ये है, इसमें कोई डाउट है तो पूछो, ये अच्छे से समझ आना चाहिए। नेक्स्ट वर्किंग नोट, देखिए नेक्स्ट वर्किंग नोट की जरूरत क्यों है, क्योंकि अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट है। अलॉटमेंट आपके लिए बहुत स्मूथ नहीं है। अगर स्मूथ होती तो आपके पास ये 8.5 लाख रुपए तो आना है, क्या दिक्कत है इसमें, लेकिन ये स्मूथ नहीं है, इस पे डिफॉल्ट हुआ है। तो इसलिए हमें अलॉटमेंट का वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, जिसमें हम सबसे पहले लिखेंगे टोटल ड्यूज। ठीक है, टोटल ड्यूज जो है वो है 20,000 इंटू 50, दैट इज 10 लाख रुपीज।
लेस जो पैसा ऑलरेडी आ चुका है उसको हम क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड, अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे जो पैसा आ चुका है वो कितना आ चुका है, 1.5 लाख रुपए। ये हमने एडजस्ट कर दिया था, ये तो हमें पहले से ही बताया, तो ये आ गया 8.5 लाख बैलेंस ड्यूज। यहां से कहानी थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है, ये बैलेंस ड्यूज है, ठीक है। अब हमने, हमारे पास पैसा कितना आना चाहिए, 8.5 लाख, लेकिन 8.5 लाख आएगा नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि डिफॉल्टर्स आ गए। डिफॉल्टर कौन है हमारे पास, अलॉटमेंट का डिफॉल्टर कौन है, रॉकी, ठीक है। अब याद रखें मैंने क्या बताया था कि हमने इससे कितना पैसा लेना है, पहले आप वो देखो जितना पैसा हमने इससे लेना है, ठीक है। अब ये देखते हैं, सबसे पहली चीज तो हमें यही नहीं पता कि रॉकी के पास शेयर कितने हैं। रॉकी ने अप्लाई करे थे 5,000 शेयर, है ना, 5,000 शेयर ही अप्लाइड, लेकिन इसको मिले कितने ये तो पता ही नहीं है। अब देखिए, अब यहां पे मैं आपको एक नई चीज सिखाने वाला हूं कि हम कैसे निकालें कितने, अप्लाइड से अलॉटेड कैसे निकालें और अलॉटेड से अप्लाइड कैसे निकालें। पहले ये देखिए, जब भी आपको अप्लाइड शेयर्स निकालने हैं, ठीक है, जब भी आपको अप्लाइड शेयर्स निकालने हैं तो आपने क्या करना है, आपने ये देखना है पहली चीज कि टोटल एप्लीकेशंस में से, एक मिनट, हाँ जी, तो जब भी आपने अप्लाइड शेयर्स निकालने हैं, अप्लाइड शेयर निकालोगे तो क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन गिवन होगी, भाई आपको अप्लाइड शेयर निकालने, कैलकुलेट करने, तो आपको अलॉटमेंट की इंफॉर्मेशन जरूर गिवन होगी। एक मिनट रुकिए, आप यहां पर सबसे पहले देखेंगे कि टोटल अलॉटमेंट कितनी हुई है, ठीक है। टोटल अलॉटमेंट मतलब जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उसकी कैटेगरी को कितनी अलॉटमेंट करी गई है। हाँ जी, तो यहां पर आपने क्या करना है, आप उसके अलॉटेड शेयर्स ले लो और उसको मल्टीप्लाई करो। याद रहे, आपने उसके अलॉटेड शेयर लेने, जिसके भी आपने अप्लाइड शेयर्स निकालने कि भाई इस बंदे ने कितने शेयर्स अप्लाई करे थे, आप उसके अलॉटेड शेयर्स उठा लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो रेशियो ऑफ एप्लीकेशन से, कि एप्लीकेशन का क्या रेशियो है, और डिवाइड कर दो उसको रेशियो ऑफ अलॉटमेंट से। अब आप कहोगे सर ये कैसा मेथड है, देखिए ये रेशियो ऑफ एप्लीकेशन रेशियो ऑफ अलॉटमेंट कैसे होता है, देखिए एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का रेशियो, जैसे मैं यहां पर आपको समझाता हूं, इसमें यहां पर जो एप्लीकेशन है वो है 25,000 शेयर्स की और अलॉटमेंट है 20,000, तो 25,000 जिन्होंने मांगे उनको 20,000 की अलॉटमेंट हुई, तो रेशियो क्या हो गई, रेशियो हो गई 5:4, ठीक है। तो याद रहे 5 मांगे तो 4 मिले, है ना, और दूसरी बात 4 मिले क्योंकि हमने 5 मांगे। अब हमने यहां पर देखना है कि कोई बंदा मांग कितना रहा है, तो हमने उसके किस रेशियो से मल्टीप्लाई करा, एप्लीकेशन के रेशियो से, और अलॉटमेंट से डिवाइड कर दिया। मतलब जो आपको निकालने हैं, अगर आपको अप्लाइड शेयर निकालने हैं तो अप्लाइड एप्लीकेशन के रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपको अलॉटेड शेयर निकालने तो अलॉटेड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे से डिवाइड करेंगे आप, ठीक है। और इसमें आपकी गलती नहीं होने वाली, क्योंकि याद रहे एप्लीकेशन हमेशा अलॉटमेंट से ऊपर ही होती है, तो आपकी गलती किसी भी कारण, किसी भी वजह से हो ही नहीं सकती। फॉर्मूला नहीं याद होता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी गलती नहीं होगी, आप खुद भी गलती नहीं कर पाएंगे इसमें। देखिए कैसे, अब यहां पर हमने क्या निकालना है, हमने यहां पर अलॉटेड शेयर निकालने थे, ठीक है, अप्लाइड नहीं निकालने। तो अभी हम इस क्वेश्चन को, इस पॉइंट पे भी बाद में आते हैं। देखिए, अगर आपने अलॉटेड शेयर्स निकालने हैं कि किसी को कितने शेयर अलॉट हुए हैं, तो अब यहां पर क्या होने वाला है, यहां आपको अप्लाइड शेयर उसके गिवन होंगे कि उसने कितने मांगे थे। अब फॉर्मूला चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ अलॉटमेंट से मल्टीप्लाई कर दो और रेशियो ऑफ एप्लीकेशन से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब इसको हम यहां अप्लाई कर सकते हैं। देखिए रॉकी की अगर हम बात करें तो रॉकी वॉज एन एप्लीकेंट फॉर 5,000 शेयर्स, है ना,
तो इसके 5,000 शेयर अप्लाइड हो गए। अब इसको हमने किस रेशियो से मल्टीप्लाई करना, अलॉटमेंट के रेशियो से। अलॉटमेंट का हमारा रेशियो क्या है, अलॉटमेंट का रेशियो है 4, है ना, और अप्लाइड का क्या है 5। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड। तो यू विल गेट द आंसर कि 4,000 शेयर्स उसको अलॉट करे गए थे। ठीक है, अब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है, अब इसका वाइज वर्सा कर दो। अप्लाइड शेयर निकालते हैं, अलॉटेड गिवन है, इसके अलॉटेड 4,000 शेयर गिवन है, एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई कर दो और अलॉटेड वाले से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ गया 5,000 शेयर्स। तो याद रहे ये स्मॉल टर्म्स के अंदर मैंने फॉर्मूला लिखा है, तो आप इसको समझें और नोट करें। देखिए, ठीक है। अब देखिए रॉकी के जो अप्लाइड शेयर्स थे वो थे 5,000, और उसको अलॉट कितने हुए, अलॉट तो उसको 4,000 ही हुए हैं। तो रॉकी के जो ड्यूज बने वो कितने बने, रॉकी के ड्यूज बने 4,000 शेयर्स इनटू अलॉटमेंट, इसने अलॉटमेंट नहीं दी ना, एंड अलॉटमेंट इज 50 रुपीज, तो इसने 2 लाख रुपए देने थे। ठीक है, याद रहे इसने 2 लाख देने थे, लेकिन एक्सेस मनी इसकी कितनी आ चुकी है हमारे पास, 1,000 शेयर्स के पैसे हमारे पास ज्यादा आए हुए हैं इसके। कौन सा अमाउंट ज्यादा आया है, एप्लीकेशन अमाउंट। इसने 5,000 शेयर मांगे थे, हमने इसको 4,000 लॉट करे, इसके 1,000 शेयर पर एप्लीकेशन अमाउंट विच इज 30, ये हमारे पास ज्यादा आई हुई है। ठीक है, तो कितना हो गए 30,000 रुपए हमारे पास एक्सेस मनी इसकी ऑलरेडी आई हुई थी, जो हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दी। तो हमने इससे 1,70,000 लेना है, और यहीं पर हमारी मिस्टेक निकल आती है, यहां पर हम गलती कर देते हैं, हम 2 लाख माइनस कर देते हैं। याद रहे कि हमने लेने कितने, बैलेंस लेना है उससे, टोटल नहीं लेना। बैलेंस कितना बनता है उसका, 4,000 शेयर पे अलॉटमेंट, और जो वो पहले दे चुके हैं वो लेस भी तो करो, क्योंकि यहां भी तो आपने जब ये अमाउंट निकाला 8.5 लाख का, तो लेस करके निकाला, जो पहले दे चुके उसे हटाओ। तो ये कितने पैसे पहले दे चुका है, ये 1,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन पहले दे चुका है। ठीक है, तो 1,70,000 रुपीज इसने नहीं दिए, डिफॉल्ट कर दिया, और हमारे पास 6,80,000 रुपीज रिसीव हो गए, रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नो इन शेयर कैपिटल, कि आपको ये जो है बैलेंस ड्यूज देखने हैं। याद रहे कि इस बंदे ने कितना देना था, टोटल नहीं, बैलेंस कितना देना था। ठीक है, और इसका अगर कोई ओल्ड ओल्ड अमाउंट आया हुआ है, जो एडवांस आया हुआ था, वो आप एडजस्ट करेंगे ना। जब टोटल ड्यूज में से कुछ पैसा आ चुका है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उसका 2 लाख रुपए नहीं आया, आप तो यही कहेंगे कि भाई 1,70,000 बैलेंस नहीं आया। 5,000 शेयर्स उसने अप्लाई करे, 4,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट हुई। ठीक है, तो 1,000 शेयर्स का उसका पैसा निकाल लो भाई, 30,000 बनता है, जो उसका हमारे पास पहले आया हुआ है। अब हमने इस बार देखा उसके 4,000 शेयर पे 50 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए हमने लेने थे, तो 30 पहले आया हुआ है, वो एडजस्ट करा। अब इससे हमने लेने कितने हैं, 170 लेने हैं, क्योंकि बाकी तो आया हुआ है। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर हम आगे चलते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, अब ये क्या है, अब डिफॉल्ट फर्स्ट फाइनल कॉल पे भी है ना, तो फाइनल कॉल का भी हम वर्किंग नोट जरूर बनाएंगे। अब फाइनल कॉल पे जो टोटल ड्यूज है वो है 20,000 शेयर्स इंटू 20, 4 लाख रुपए के ड्यूज है। हमारे पास कोई एडवांस नहीं आया हुआ, ठीक है, नो एडवांस, तो लेस नहीं करेंगे, एडवांस एडजस्टेड। ठीक है, कोई एडवांस नहीं आया हुआ, तो 4 लाख रुपए हमने लेने थे। अब यहां पे हमारे डिफॉल्टर्स पैसा नहीं दे रहे। अब डिफॉल्टर्स में 2 लोग हैं, पहला तो रॉकी तो है ही है, रॉकी के पास 4,000 शेयर्स हैं, जिसपे वो 20 रुपीज नहीं दे रहा, 80,000। यहां पर आप पूरा अमाउंट लेस कर सकते हैं, आपके पास पावर है, राइट है। क्यों, क्योंकि उसका पहले कोई पैसा आया ही नहीं हुआ, फाइनल कॉल तो उसने पूरी देनी थी हमें, कोई एडजस्टमेंट थी नहीं। और रिकी, अब रिकी के पास कितने शेयर हैं, यहां पर हमें लैंग्वेज को जरूर ध्यान रखना है। पहले मैं बोला था एप्लीकेंट, रॉकी इज एन एप्लीकेंट फॉर 5,000 शेयर, बट रिकी इज अ होल्डर ऑफ 1,000 शेयर, इसके पास 1,000 शेयर हैं, तो मतलब इसने, अगर इसके पास 1,000 शेयर हैं, तो 1,000 शेयर का पैसा भी देगा ये 20 रुपीज, जो इसने नहीं दिया। तो टोटल अमाउंट जो है 1 लाख रुपए हमारा डिफॉल्ट हो गया, वो नहीं आया। ठीक है, हमारे पास रिसीव कितना हुआ, सिर्फ 3 लाख। अब आप देखिए 1 लाख ये वाला, और पीछे वाला कितना अमाउंट था हमारा, अलॉटमेंट वाला 1,70,000, टोटल 2,70,000 का अमाउंट हमारा रिसीव ही नहीं हुआ है, इसी को हम बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है, अब अगर आपको ये समझ आ गया है, तो हम अपनी जर्नल एंट्री बहुत स्मूथली कर सकते हैं।
ठीक है, अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज करने वाले हैं. फर्स्ट एंट्री इज फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. हमारे पास एप्लीकेशन मनी आई है 25,000 इंटू 30, 7,50,000. ठीक है, ये एप्लीकेशन मनी रिसीव की नरेशन आएगी. देन इसके बाद वाली जो एप्लीकेशन को ट्रांसफर करने की एंट्री, ये आपने बहुत सोच समझ के करनी है. देखिए 7.5 लाख अमाउंट रिसीव हुआ था टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. इक्विटी शेयर कैपिटल में 20,000 शेयर्स पर जो पैसा हमने कॉल करा था 30 रुपीज, वही जाएगा 6 लाख. टू बाकी पैसा अलॉटमेंट पे ट्रांसफर हुआ है. याद होगा आपको वर्किंग नोट नंबर 1 में भी 1.5 लाख रुपए हमारा जो एक्स्ट्रा आया हुआ है वो हमने अलॉटमेंट पे ट्रांसफर करा है. वर्किंग नोट नंबर 1. थर्ड, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 20,000 इंटू 50, 10 लाख. ये ड्यूज क्रिएट करेंगे हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. फोर्थ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. अब यहां पर क्या होगा, हमें कितना पैसा रिसीव हुआ है हम सिर्फ उसी की एंट्री करने वाले हैं. अगर कोई डिफॉल्ट है तो हम उसकी अभी कोई एंट्री नहीं करेंगे. देखिए वर्किंग नोट नंबर 2 रेफर करेंगे. यहां पर वर्किंग नोट नंबर 2 में हमें कितना पैसा रिसीव हो रहा है, दैट इज 6,80,000. अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं. 10 लाख लेने थे, 1.5 लाख पहले आ गए, 1,70,000 डिफॉल्ट हो गए. ठीक है, तो कितना पैसा रिसीव हुआ, 320 लेस कर देंगे 6,80,000. ठीक है, तो 6,80,000 जो है ये हमें रिसीव हो गए, जो वर्किंग नोट नंबर 2 हमें पहले ही बता रहा है. ये जो पैसा है ना 1,70,000, ये हमारा कॉल्स इन अरियर्स के अंदर दिखाया जाना चाहिए. लेकिन अभी हम कोई नया अकाउंट नहीं खोल रहे, बस हमारा ये पैसा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के अंदर डेबिट में पड़ा रहेगा, क्योंकि ये पैसा रिकवर नहीं हुआ अभी तक. जब तक ये पैसा रिकवर नहीं होगा ये अलॉटमेंट अकाउंट के अंदर डेबिट में रहेगा. दूसरा ऑप्शन इसका है कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में ना रख के इसे हम कॉल्स इन अरियर्स के अंदर दिखाएं कि ये पैसा हमने लेना है, तो वी कैन डू दैट एज वेल. लेकिन अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें अपना काम बढ़ाना नहीं है अभी. ठीक है, जब तक क्वेश्चन नहीं कहेगा कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट खोलने के लिए हम नहीं ओपन करते. ठीक है, बिकॉज उसके अंदर आगे इश्यूज आते हैं थोड़े से. जब तक आप परफेक्ट नहीं हो पाएंगे आप नहीं कर पाएंगे उसे. ये देखिए नेक्स्ट इज इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. अब यहां पे फाइनल कॉल कितने ड्यूज हैं पता ही हमें, 20,000 इंटू 20, दैट इज 4 लाख. टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख. एंड सिक्स एंट्री विल बी, ये कॉल मनी ड्यू की एंट्री थी, अब आ जाएगी कॉल मनी रिसीव की. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. यहां पे हमें कितना पैसा रिसीव हुआ है वर्किंग नोट नंबर 3 के अंदर, 3 लाख रुपए. तो यहाँ वर्किंग नोट नंबर 3 की रेफरेंस दे सकते हैं, 3 लाख रुपीज हमें रिसीव हो गए. अब यहाँ पर आप देखिए 4 लाख रुपए लेने थे, 3 लाख रिसीव हुए हैं, तो 1 लाख रुपए के डेटर्स आपके हमेशा फाइनल कॉल अकाउंट में तब तक पड़े रहेंगे जब तक वो पैसा रिकवर नहीं हो जाता. ठीक है, इतना समझ आ गया. अब हमने बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट सीखना है, कोई डाउट है तो आप पूछ लो. हाँ जी, अब देखिए बैलेंस शीट के अंदर इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा. तो बैलेंस शीट में सबसे पहले अब मैं आपको ये बताऊंगा कि बैलेंस शीट जो है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 बनाई जाती है, और इसका जो फॉर्मेट होता है उसको हम बोलते हैं एज पर शेड्यूल 3.
और ये फॉर्मेट जो होता है वर्टिकल शेप में होता है, मतलब जो पहले लेफ्ट साइड एसेट लाइबिलिटीज आती हैं और राइट साइड एसेट्स आती थी, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मींस लाइक दिस। अब ये वर्टिकल फॉर्मेट होगा, लाइबिलिटीज ऊपर आएंगी और एसेट्स नीचे आ जाती हैं। लेकिन हम पूरी बैलेंस शीट अभी डिस्कस नहीं करने वाले, हम सिर्फ इस क्वेश्चन पे बेस्ड बैलेंस शीट डिस्कस करेंगे। और ये देखिए, बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले डेट एज ऑन जिस दिन वो बन रही है 31 मार्च 2021 कर देते हैं हम यहाँ। अब यहां पे सबसे पहले आता है पर्टिकुलर्स। ठीक है, पर्टिकुलर्स, देन नेक्स्ट कॉलम इज नोट नंबर, देन नेक्स्ट इज अमाउंट। तो ये 3 कॉलम्स हो गए। ठीक है, इसके बाद इसका फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। जो लाइबिलिटी साइड है उसको हम बोलते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, मतलब लाइबिलिटी साइड का। अब इसके अंदर जो इसकी अनदर जो हेडिंग्स आती हैं दैट इज फर्स्ट इज शेयर होल्डर्स फंड। सबसे पहले हमें इसके अंदर दिखाना होता है शेयर होल्डर्स का फंड कितना लगा हुआ है हमारे बिजनेस के अंदर। वो हम कैसे निकालते हैं? शेयर होल्डर्स फंड के अंदर सबसे पहले जो आता है वो आता है शेयर कैपिटल, ये सब हेडिंग्स हो गई। एंड दूसरा क्या आता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, अभी हम इन 2 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि 2 पॉइंट्स में ही हमारी पूरी क्लास निकल जाएगी। याद रहे, कोई भी अगर आपने यहाँ फिगर लिखनी है तो उसका नोट बनना जरूरी है। जैसे कि शेयर कैपिटल की वैल्यूज लिखनी है तो नोट नंबर 1। रिजर्व एंड सरप्लस हमारे पास अभी है नहीं तो हम उसका अभी नोट नहीं बनाएंगे, तो याद रहे नोट्स बनेंगे उसके। ठीक है, जरा इसके डब्बे डुब्बे बना ले। तो इस तरीके का ये फॉर्मेट हो गया। ये लाइबिलिटी साइड की जो रेलिवेंट आइटम्स है मैं उनके बारे में बात करूं जो मैं आज आपको समझाने वाला हूं। और देखिए, अब नोट कैसे बनता है। नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल का नोट समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सिस्टमैटिक मैनर में बनेगा, तो इसका हम बॉक्स बना लेते हैं और पूरा फॉर्मेट बनाएंगे। इसके साथ इसलिए बना रहा हूं ताकि यहीं पर मैं वैल्यूज दिखाऊं आपको। देखिए, तो यहां पे वही पर्टिकुलर्स और यहां पे अमाउंट। एंड सबसे पहला पॉइंट यहां पर होता है आपकी ऑथोराइज कैपिटल क्या है। ये एक इंफॉर्मेटरी पॉइंट है इंफॉर्मेशन के लिए कि उस कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल कितनी है। तो ऑथोराइज कैपिटल मैंने यहां पे लिखा ही था 50 लाख। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन में देखें ध्यान से तो मैंने वहां मेंशन करा था कि ऑथोराइज कैपिटल जो है दैट इज 50 lakhs। ठीक है, इसका हमारी बैलेंस शीट में कोई लेना देना नहीं होता, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है। उसके बाद हम यहाँ पे ये दिखाते हैं, सेकंड पॉइंट इज ऑल्सो फॉर इंफॉर्मेशन ओनली, इशूड कैपिटल कितनी है, इसने कितनी कैपिटल इशू कर दी है, 50 में से कितनी इशू कर दी है। लॉ में जो गवर्नमेंट है वो जानना चाहती है कि भाई ज्यादा तो इशू नहीं कर रही, तो यहाँ पे कंपैरिजन आ जाएगा कि 50 में से कितनी कैपिटल इशू कर दी। तो यहाँ पे हम दिखाते हैं कि जी इस कंपनी ने 20,000 शेयर्स इशू कर दिए हैं अपनी 50 लाख की कैपेसिटी में से, और जो 20,000 शेयर 100 रुपए का एक है, 20 lakhs की कैपिटल इशू कर चुके हैं। ठीक है जी, तो यहां पर कंपैरिजन हम इंफॉर्मेशन देते हैं कंपेयर करके, 50 लाख की कैपिटल ऑथोराइज सी है जिसमें से 20 लाख की इशू कर चुके हैं। अब इसके बाद अब आता है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल। फुली पेड अप कैपिटल, ये फुली पेड अप वर्ड से आप क्या समझते हैं? फुली पेड का मतलब होता है जिसने सारा पैसा दे दिया। ये उन लोगों की हेडिंग है जिनका सारा पैसा आ गया। अब यहां पर आप 2 बंदों को एक्सक्लूड कर सकते हैं, रॉकी और रिकी। इसके 4,000 शेयर थे और इसके 1,000 शेयर थे, तो इन 5,000 शेयर को आप अलग कर दो तो बाकी सबका पूरा पैसा आ चुका है। तो यहां में हम लिख देंगे 15,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई डिफॉल्ट नहीं करा, उनका पूरा पैसा आ चुका है। ठीक है, अब इसके बाद जो हेडिंग आती है नेक्स्ट हेडिंग दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड एंड पार्शली पेड अप कैपिटल। पार्शली मींस जिनका कुछ पैसा आ गया कुछ रह गया।
वहां पे आप इन 5,000 शेयर्स को दिखा सकते हैं। और क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, 5,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, फुली कॉल्ड। आपने पैसा तो जितना मंगवा लिया उतना लिखेंगे। कितना मंगाया आपने, पूरा 5 लाख रुपए आपने मंगवा लिया, इसको इनर कॉलम में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स। यहाँ आपको कॉल्स इन अरियर्स दिखाना जरूरी है, हालांकि आपने अकाउंट नहीं खोला, तो आप ऐसे दिखा सकते हैं कि अलॉटमेंट पर 1,70,000 नहीं आया हुआ, एंड फर्स्ट फाइनल कॉल पर 1 लाख रुपीज नहीं आए हुए। टोटल पैसे कितना आ गया, 270 लेस कर दो तो 2,30,000 रुपए आपके पास आ गए। इस साइड का टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 17,30,000 रुपए। अगर आप बैंक साइड, अब एसेट साइड पर आते हैं। एसेट साइड की मैं बात वैसे अभी नहीं करनी थी, लेकिन एसेट साइड पर हमारे पास सिर्फ बैंक है। बैंक में भी कितना पैसा मिलेगा आपको, 17,30,000 ही मिलेगा। यहाँ शेयर कैपिटल में आगे 17,30,000, वहां एसेट साइड पे 1730, तो ये दोनों के बैलेंसेस जो है बैलेंस शीट के मैच कर जाते हैं, दोनों साइड इक्वल आ जाती है, ठीक है। एक बार मैं आपको क्रॉस चेक कराया तो 17,30,000 आ भी रहा है, नहीं आ रहा, 7.5 लाख प्लस 680, तो ये कितना हो जाएगा 1430, है ना। 1430 में 3 लाख ऐड कर दो, 1730, ठीक है। तो ये हमारी जितनी शेयर कैपिटल है उतना बैंक में हमारा बैलेंस मौजूद है। ये हमारा वर्किंग नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। ये नोट्स हैं, वर्किंग नोट नहीं, ये नोट्स हैं, ये बैलेंस शीट का पार्ट होता है। बैलेंस शीट जो हमारी फाइनेंशियल होती है कंपनी की, उसके 3 मेजर पार्ट्स हैं। फर्स्ट बैलेंस शीट, सेकंड एसपीएल, एंड थर्ड इज नोट्स टू अकाउंट। तो ये नोट्स टू अकाउंट्स हैं। कोई भी फिगर बिना नोट्स टू अकाउंट्स के आप बैलेंस शीट, पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो नहीं कर सकते, ठीक है। फटाफट इसको नोट करिए, कोई डाउट है तो पूछ लो।